नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम प्री बीएड एग्जाम में आज दिन तक जितने भी इंडिया जीके के प्रश्न पूछे गए हैं और जिन जिन टॉपिक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे के सारे प्रश्न और वो टॉपिक इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो एक तरह से आपके लिए इंडिया जीके के लिए रामबाण वीडियो है। इस वीडियो में से आपको कम से कम ज़्यादा नहीं तो भी 10 से 15 प्रश्न आपको पीटीटी एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो अंत तक देखें। और देखिए, इस वीडियो में मैंने वो सभी टॉपिक भी शामिल किए हैं जिनसे बार बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे तो इंडिया जीके काफ़ी बड़ा है, लेकिन कुछ सेलेक्टेड टॉपिक हैं जिनसे बार बार एग्जाम्स में प्रश्न आते रहते हैं। जैसे राष्ट्रीय दिवस हो गए, विश्व के प्रमुख दिवस हो गए, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हो गए, ये ऐसे टॉपिक है जिनसे बार बार प्रश्न आते रहते हैं। तो इन सभी टॉपिक और पूरा जो भी पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए हैं इंडिया जीके से संबंधित, वो सभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। सभी प्रश्न मेरे द्वारा हाथ से लिखे गए हैं और ये पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन पीटीटी एग्ज़ाम के इंडिया जीके के लिए एक तरह से ये क्रैश कोर्स है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल पर पहली बार आए तो, और कमेंट करना है जो भी आपके अगर कोई डाउट है तो देखिए, अगर बात करें पहला टॉपिक कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय दिवस से हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है पीटीटी एग्ज़ाम में। तो प्रमुख जो भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं वो हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इस टॉपिक संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने पहले ही देख लिए हैं, वो भी जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। हम इसमें जल्दी जल्दी देखेंगे थोड़ा, ताकि समय भी कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर कर सके। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। ये अपने पीटीटी 2020 में पूछा गया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी के दिन। 21 फरवरी के दिन। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस ये कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस ये 1 मई के दिन मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के दिन मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मई के दिन मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस अगर पूछ ले तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के दिन मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई के दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई के दिन मनाया जाता है। 29 जुलाई के दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर के दिन। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। 16 सितंबर के दिन विश्व ओजोन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ये महात्मा गांधी की जयंती के दिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो अपने 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इतने सारा आपको ध्यान रखने हैं। तो इन सभी को आपको ध्यानपूर्वक बार बार देखना है, तो अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। विशेष तौर पर महिला दिवस 8 मार्च, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, ये महत्वपूर्ण है दोनों। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ये भी पूछा जाता है बार बार। मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस 1 मई। और देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून हो गया। योग दिवस 21 जून। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई हो जाएगा। ओजोन दिवस 16 सितंबर। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। विशेष तौर पर संयुक्त राष्ट्र दिवस ये अपने 24 अक्टूबर और एड्स दिवस ये अपने 1 दिसंबर।
ये भी आपको ध्यान रखना है। और मानवाधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये विशेष तौर पर पूछे जाते हैं। और देखिए ये तो अपने अंतर्राष्ट्रीय दिवस थे। अब बात करें राष्ट्रीय दिवस की। राष्ट्रीय दिवस में भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस और एक राष्ट्रीय दिवस, ये बार बार एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं। तो आपको देखिए प्रमुख मैंने इसमें शामिल किए हैं, इसके भी हमने प्रश्न पहले देख लिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो देखिए प्रवासी भारतीय दिवस की अगर बात करें तो 9 जनवरी के दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी के दिन। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी के दिन। पंचायती राज दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण है, 24 अप्रैल के दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इस दिन रमन इफेक्ट की खोज हुई थी, रमन इफेक्ट की रमन प्रभाव की खोज हुई थी। तो इस दिन 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण या फिर टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च के दिन राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई के दिन चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्मदिन था इस दिन, तो अपने इस दिन चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस अपने 29 अगस्त। शिक्षक दिवस 5 सितंबर, काफ़ी बार पूछा गया है। हिंदी दिवस ये आपको ध्यान रखना है, 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 सितंबर। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 सितंबर। बाल दिवस 14 नवंबर। और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है? ये अपने 24 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। देखिए ये तो अपने राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हैं 24 दिसंबर, और अपने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आ जाए तो 15 मार्च है। दोनों में आप ध्यान रखें, एक तो राष्ट्रीय है और एक अपने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। अगला है अपने राष्ट्रीय सद्भावना दिवस, ये अपने 20 अगस्त के दिन। किसान दिवस ये भी महत्वपूर्ण है, किसान दिवस अपने 23 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर 23 दिसंबर किसान दिवस। अगला कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई के दिन मनाया जाता है। तो ये सभी आपको प्रमुख रूप से याद रखने हैं। विशेष तौर पर आपको पंचायती राज दिवस, मतदाता दिवस, विज्ञान दिवस ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। खेल दिवस, शिक्षक दिवस, हिंदी दिवस ये आपको ध्यान रखने हैं। किसान दिवस ये भी बार बार पूछा जाता है। और देखिए भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, यहाँ से भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको एक बार देख कर जाना है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई के अनुपात क्या है? तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई ये 3 और चौड़ाई 2, 3:2 में राष्ट्रीय ध्वज की तिरंगे की लंबाई अनुपात चौड़ाई है ये, आप ध्यान रखें। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं? तो चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता अपने रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रगीत जो कि अपने वंदे मातरम है, इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और देखिए राष्ट्रगीत किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ। आनंद मठ ये भी अपने बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है, आप ध्यान रखें। राष्ट्रगान जन गण मन कहाँ व कब गाया गया सर्वप्रथम? तो देखिए सबसे पहले कब गाया गया? 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया, तो आप ध्यान रखें 1911 कलकत्ता, यहाँ पर जनगण मन सबसे पहले गाया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया? तो देखिए ये 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था कांग्रेस का, इसमें गाया गया। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1896 कलकत्ता अधिवेशन, ये भी कांग्रेस का अधिवेशन था। वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है? तो देखिए अभी बताया आनंद मठ ग्रंथ में संकलित है। वंदे मातरम आनंद मठ ग्रंथ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो देखिए सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, तो आप ध्यान रखें। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो देखिए शक संवत को मान्यता प्रदान की गई है राष्ट्रीय संवत के रूप में, तो आप ध्यान रखें शक संवत। और देखिए प्रमुख पुरस्कार से संबंधित इस टॉपिक से भी बार बार प्रश्न आते हैं। तो प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से हैं? एक तो हो गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये कब से शुरू हुआ? तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले शुरू कब हुआ था? 1965 से शुरू हुआ है, 1965 से। और इसमें 11 लाख रुपये दिए जाते हैं। और किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान
किसको दिया गया था, किसको प्रदान किया गया था? तो देखिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम साहित्यकार कौन है? तो प्रथम साहित्यकार अपने कौन है? जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप। और इनको मलयालम साहित्य के लिए ये पुरस्कार दिया गया था जी शंकर कुरूप को। ये पहले भारतीय थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। और देखिए प्रथम हिंदी साहित्यकार की अगर बात करें, जी शंकर कुरूप तो अपने मलयालम साहित्यकार हैं। प्रथम हिंदी साहित्यकार की अगर बात करें तो ये अपने सुमित्रानंदन पंत है, सुमित्रानंदन पंत। और प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार की अगर बात करें तो महादेवी वर्मा है ये। तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखें। महिला हिंदी साहित्यकार अपने महादेवी वर्मा। सर्वप्रथम दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? तो देखिए सबसे पहले दादा साहिब फाल्के पुरस्कार श्रीमती देविका रानी को दिया गया था, देविका रानी, श्रीमती देविका रानी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है, फिलीपींस देश। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो देखिए नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। 1901 से इसका प्रारंभ हुआ था, 1901 से। और देखिए अल्फ्रेड नोबेल की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है स्वीडन देश के द्वारा। 1901 से इसको शुरू किया गया था। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है? तो देखिए नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? तो देखिए 1954 से भारत रत्न की शुरुआत हुई, जो भारत का सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार है। और देखिए सबसे पहले भारत रत्न किसको दिया गया? ये 3 व्यक्ति हैं, इनको एक साथ भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और सीवी रमन, इनको सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखें। और देखिए प्रमुख प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, यहाँ से भी बार बार प्रश्न पूछे जाता है। तो प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी हैं जहाँ से ये प्रश्न आता है? एक तो अपने हितोपदेश, ये किसकी पुस्तक है? नारायण पंडित की, नारायण पंडित की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? हितोपदेश। रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ये किसकी पुस्तकें हैं? कालिदास की। रघुवंशम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, ये नाटक है, नाटक। कुमार संभवम ये सभी कालिदास की पुस्तकें हैं। हर्षचरित ये अपने बाणभट्ट की पुस्तक है, हर्षचरित हो गया। कादम्बरी आ जाए तो ये भी अपने बाणभट्ट की हैं। बंदी जीवन किसकी हैं? बंदी जीवन अपने सचिंद्र सान्याल की हैं, बंदी जीवन। अष्टाध्यायी किसकी हैं? अष्टाध्यायी अपने पाणिनि की हैं। और देखिए वाई आई एम हिंदू, ये शशि थरूर की पुस्तक है, शशि थरूर की। आनंद मठ अपने बंकिम चंद्र चटर्जी की हैं। और देखिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है पुस्तकों से संबंधित वो भी हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो ये भी आपके सभी क्लियर हो जाएंगे। विशेष तौर पर आपको ये ज़रूर याद रखनी है। और देखिए शास्त्रीय नृत्य, यहाँ से भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये 4-5 शास्त्रीय नृत्य, इन्हीं से बार बार प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आ जाए तो ये अपने आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम आ जाए तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कथक नृत्य आ जाए तो अपने उत्तरी भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी नृत्य आ जाए तो अपने उड़ीसा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली आ जाए, मोहिनी अट्टम आ जाए, ओटन तुल्लन आ जाए तो ये सभी अपने केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। एक बार वापस से देख लीजिए। कुचिपुड़ी अपने आंध्र प्रदेश हो जाएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा अपने तमिलनाडु, कथक हो जाएगा अपने उत्तरी भारत, ओडिसी हो जाएगा अपने उड़ीसा, कथकली अपने मोहिनी अट्टम, ओटन तुल्लन, ये सभी अपने केरल से संबंधित है, आप ध्यान रखें। कथकली बार बार पूछा जाता है, यह भी विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखें कथकली अपने हो जाएगा केरल से संबंधित हैं। और देखिए लोक कला व लोक नृत्य, इनसे भी एक एक प्रश्न आता रहता है हर एक एग्जाम में, तो आप इनको भी देख लीजिए। लोक कला और लोक नृत्य, रंगोली अगर लोक कला पूछ ले तो किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? ये अपने लोक कला शैली महाराष्ट्र की हैं। मांडना आ जाए, मांडना अपने राजस्थान के प्रसिद्ध हैं। कलमकारी अपने आंध्र प्रदेश की प्रमुख लोक कला है। चौकपूर्णा अपने उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक कला है। तो रंगोली अपने महाराष्ट्र है, मांडना अपने राजस्थान है, कलमकारी अपने आंध्र प्रदेश है, चौकपूर्णा अपने उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और देखिए अगर प्रमुख नृत्यों की बात करें तो बम्बू नृत्य ये अपने किस राज्य से संबंधित है? ये पूछा जा सकता है। बम्बू नृत्य अपने मेघालय का प्रमुख नृत्य है। और कौन सी जनजाति इसको करती है? तो एक तो हो गया अपने कुकी जनजाति और एक हो गया अपने नागा जनजाति। कुकी व नागा जनजाति का प्रमुख
लोक नृत्य कौन सा है? बम्बू नृत्य, और अपने मेघालय राज्य से संबंधित हैं। गरबा नृत्य और डांडिया नृत्य, ये दोनों अगर आ जाए तो गुजरात के नृत्य हैं। राउफ नृत्य आ जाए, राउफ नृत्य तो अपने जम्मू कश्मीर का है। बिहू व केली गोपाल, देखिए बिहू नृत्य काफ़ी बार पूछा गया है, असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बिहू और केली गोपाल अपने असम का है। भांगड़ा नृत्य अपने पंजाब का है। कजरी और सुआ नृत्य ये अपने कहाँ का है? सॉरी, कजरी नृत्य अपने उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। सुआ नृत्य अपने छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। सुआ नृत्य को बेगा जनजाति करती है, बेगा जनजाति सुआ नृत्य को। यक्षगान अपने कर्नाटक का है, यक्षगान। लंबाड़ी नृत्य अपने आंध्र प्रदेश का है, लंबाड़ी नृत्य। जात्रा नृत्य अपने पश्चिम बंगाल का है। छाऊ और पाइका नृत्य अपने झारखंड का है। घूमर अपने राजस्थान का है। गवरी नृत्य अपने राजस्थान का है। जो भील जनजाति, विशेष तौर पर मेवाड़ के जो भील हैं, उनके द्वारा गवरी नृत्य, जिसको राई नृत्य के नाम से भी जानते हैं, ये किया जाता है। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी रहे और जल्दी से आपके रिवीजन हो जाए। देखिए, ये तो प्रमुख टॉपिक थे जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर अब हम देख लेते हैं जो पुराने सालों में पीटीटी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि आपके क्विक रिवीजन हो जाए, और इनमें से भी बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए, अगर बात करें नील दर्पण, नील दर्पण पुस्तक, इसके लेखक कौन है? ये भी अपने पूछा गया है पीटीटी 2021 में। तो नील दर्पण पुस्तक के लेखक है अपने दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र। वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन है? श्यामल दास। देखिए, पुस्तकों से संबंधित मैं आपको अलग वीडियो करवाऊंगा पूरा सेपरेट। वीर विनोद के लेखक कौन है? श्यामल दास। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो आमाशय में अपने HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, ये पाया जाता है HCl। गुप्त काल के ज्योतिष्य व गणितज्ञ कौन कौन से हैं? तो देखिए, आर्यभट्ट हो गया, वराह मिहिर हो गया, ब्रह्मगुप्त हो गया, ये सभी अपने गुप्त काल के ज्योतिषी व गणितज्ञ हैं। रॉक गार्डन कहाँ है? रॉक गार्डन अपने चंडीगढ़ में है। कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो देखिए, कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र अपने तमिलनाडु में है। प्रश्न 7 है, होम रूल आंदोलन, इसका नेतृत्व किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। और ये कब शुरू हुआ था? 1916 में। तो आप ध्यान रखिए, 1916। नेतृत्वकर्ता कौन है? एनी बेसेंट। देखिए, एनी बेसेंट से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछ ले तो एनी बेसेंट या एनी बेसेंट ये हैं। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछ ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो ये अपने सरोजनी नायडू हैं। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो सरोजनी नायडू, और प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो ये कौन है? एनी बेसेंट। इन्होंने अपने होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो देखिए, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो देखिए, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत है। देखिए, छोटी आंत नाम छोटा है, लेकिन आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। और पाचन जो क्रिया होती है, पाचन क्रिया का अधिकांश भाग अपने छोटी आंत में ही संपन्न होता है। 3 प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो 3 प्राथमिक रंग अपने नीला हो गया, हरा हो गया, लाल हो गया। नीला, हरा, लाल, इन तीनों रंग से बाकी सभी रंग बनते हैं। तो तीनों प्राथमिक कलर कौन से हो गए अपने? नीला, हरा, लाल। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग होता है, तो देखिए ऐसी कौन सी जैव पद्धति है जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग होता है? सोनोग्राफी है ये। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध अपने 1761 में हुआ था। 1761 में किस किस के मध्य? अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा के जो सेनापति थे सदाशिव, इन दोनों के मध्य पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत के आपको तीनों युद्ध ध्यान रखने हैं। अस्पृश्यता निवारण यानी कि छुआछूत का अंत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो देखिए, अनुच्छेद 17, ये अपने अस्पृश्यता निवारण यानी कि छुआछूत का अंत इस संबंधित अनुच्छेद है। जीएसटी कब लागू हुआ? तो देखिए, जीएसटी अपने 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है जीएसटी। तो आप ध्यान रखें, 1 जुलाई 2017। अगला प्रश्न है, नागार्जुन बांध कहाँ स्थित है? तो देखिए, नागार्जुन बांध अपने आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बना हुआ है नागार्जुन बांध।
कोशिका के किस अंग में डीएनए पाया जाता है? तो देखिए डीएनए किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। प्रश्न 17 है, सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो देखिए पूर्ण स्वराज्य की मांग सबसे पहले लाहौर अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था 1929 में लाहौर अधिवेशन इसमें की गई थी। अगला प्रश्न है नारों से संबंधित, एक नारे से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है बार बार। तो देखिए दिल्ली चलो नारा ये किसका है? ये अपने पीटीटी 2020 में पूछा गया है। दिल्ली चलो नारा सुभाष चंद्र बोस का है। दिल्ली चलो नारा जय हिंद नारा आ जाए, दिल्ली चलो नारा आ जाए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये नारा आ जाए, ये सभी नारे किसके हैं? सुभाष चंद्र बोस के हैं। अगला प्रश्न है इसरो का गठन कब हुआ? इसरो का गठन कब हुआ? ये 1969 में हुआ, 15 अगस्त 1969। तो अपने 15 अगस्त 1969 हो जाएगा। कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो देखिए कालिदास किसके दरबार में थे? विक्रमादित्य, जिनको चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से भी जानते हैं, इनके दरबार में कौन थे? कालिदास। संविधान के शिल्पकार किसको कहा जाता है? तो देखिए संविधान के शिल्पकार आ जाए, संविधान की जननी आ जाए, संविधान के जनक आ जाए, आधुनिक भारत का मनु आ जाए, ये सभी किसको कहते हैं? भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। तो आप ध्यान रखें भीमराव अंबेडकर। प्रश्न 22 है दांडी यात्रा कब से शुरू हुई? तो देखिए दांडी यात्रा कब से शुरू हुई? 12 मार्च 1930 से दांडी यात्रा शुरू हुई थी और 24 दिन ये यात्रा चली थी। प्रश्न 23 है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग आ जाए या फिर कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग आ जाए, उनके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है अपने राज्यपाल। अगला प्रश्न है संविधान में देखिए कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, यह भी पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखें वर्तमान संविधान में 395 तो अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां। प्रश्न 25 है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? तो देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहले भारतीय महिला कौन सी है? बछेंद्री पाल है। बछेंद्री पाल 1984 में इन्होंने एवरेस्ट फतह किया था। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन ये अपने मुंबई अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया। तो आप ध्यान रखें। नौसेना की दक्षिणी कमान कौन सी है? तो देखिए नौसेना की सबसे दक्षिणी कमान कौन सी है? कोच्चि। कोच्चि जो कहाँ है? कोचिन केरल में है। तो आप ध्यान रखिए कोच्चि केरल। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। और देखिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। न्यूयॉर्क में इसका है मुख्यालय। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो देखिए प्लासी का युद्ध हुआ था अपने 23 जून 1757। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। किस किस के मध्य? लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य ये युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के नायक और नायिका कौन है? तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम ये किसका नाटक है? ये नाटक किसका है? कालिदास का। इसमें नायक कौन है और नायिका कौन है? नायक तो अपने दुष्यंत हैं और नायिका अपने कौन है? शकुंतला हैं। तो आप ध्यान रखें दुष्यंत और शकुंतला। प्रश्न 31 है भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तो देखिए ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं? प्रथम राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए ही देहांत हो गया था। तो देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका पद पर रहते हुए देहांत हुआ था। और देखिए भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति अगर पूछ ले मुस्लिम राष्ट्रपति तो ये कौन है अपने? ये जाकिर हुसैन है। देखिए पीएम नहीं है, ये राष्ट्रपति हैं। पीएम मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पर। तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी अगर पूछ ले तो ये जाकिर हुसैन ही है। अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है, जो अपने केरल में है तिरुवनंतपुरम। एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो देखिए एनसीसी की स्थापना कब हुई? 16 अप्रैल 1948 के दिन एनसीसी की स्थापना हुई। और आपको कमेंट करके बताना है एनसीसी का पूरा नाम क्या है। एनसीसी का पूरा नाम आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील ये किससे मिलकर बना होता है? तो देखिए स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम
और निकल धातु से मिलकर बना होता है। लोहा हो गया, क्रोमियम, निकल, इन तीनों का मिश्रण होता है अपने स्टेनलेस स्टील। और देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है इससे संबंधित, स्टेनलेस स्टील में स्टील की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो स्टील 0% होता है, बिल्कुल 0%, क्योंकि देखिए इसमें लोहा, क्रोमियम व निकल होता है, तो स्टील इसमें नहीं होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न 35 है, शुष्क बर्फ कौन सा है? तो देखिए शुष्क बर्फ, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है शरीर की? तंत्रिका कोशिका, ये सबसे लंबी कोशिका है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षर राज्य अगर पूछे तो बिहार राज्य है। भारत का मानक समय किस देशांतर से नापा जाता है? तो भारत का मानक समय ये अपने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से मापा जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, आप ध्यान रखें। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो देखिए प्रायद्वीपों का महाद्वीप अपने यूरोप को कहा जाता है, यूरोप को। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? प्रश्न 40, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, जिसको पामीर के पठार के नाम से भी जानते हैं, संसार की छत भी कहते हैं इसको। तो विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। विश्व की सबसे गहरी झील ये अपने बेकाल झील हो जाएगी। ये अपने कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील अपने बेकाल झील है। नौजवान सभा की स्थापना किसने की? भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की है 1926 में। राज तरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो अपने कल्हण भक्त कवि, ये अपने राज तरंगिणी पुस्तक के रचयिता हैं। देखिए ये तीनों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने हैं। मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, ये कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, किस किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अपने मूल कर्तव्य अगर आ जाए तो अपने रूस यानी कि पूर्वी सोवियत संघ से लिए गए हैं मूल कर्तव्य। नीति निर्देशक तत्व आ जाए तो अपने आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकार अगर आ जाए तो अमेरिका से लिए गए हैं। तो आपको तीनों विशेष तौर पर ध्यान रखने, मूल कर्तव्य रूस या पूर्व सोवियत संघ, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड और मूल अधिकार अपने अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन 47, देश में बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया? तो देखिए 1 अप्रैल 2010 से ये लागू किया गया, 1 अप्रैल 2010 से। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो देखिए भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी हैं और अपने सबसे अंतिम कौन सी थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि क्या थी? 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। 2017 के बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो शक संवत पर आधारित है को कब अपनाया गया? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, इसको 1957 में अपनाया गया, 1957 में। मनुष्य नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। मनुष्य नेत्र पर जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। देखिए मातोश्री पुस्तक के लेखक कौन है? सुमित्रा महाजन मातोश्री पुस्तक की लेखक हैं। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? अटाकामा मरुस्थल अपने कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अटाकामा मरुस्थल है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। पेरू देश और चिली देश इन दोनों की सीमा पर स्थित है ये मरुस्थल। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड अपने 13 अप्रैल 1919 के दिन हुआ था। भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? ये है अपने 7,500 किलोमीटर, 7,500 किलोमीटर। और अगर पूछा जाए भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है, 15,200 किलोमीटर। प्रश्न 56 है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इन तीनों को फांसी कब दी गई? तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी पर लटकाया गया, 23 मार्च 1931। प्रश्न 57, 1857 का भारतीय स्वातंत्र्य समर के लेखक कौन है? तो देखिए 1857 का भारतीय स्वातंत्र्य समर इस पुस्तक के लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर, वी.डी. सावरकर। वर्तमान लोकसभा सीटों का आवंटन किस जनगणना पर आधारित है? तो देखिए 1971 की जनगणना पर आधारित है। वर्तमान में जो लोकसभा के चुनाव होते हैं सीटों का आवंटन है 1971 की जनगणना के अनुसार है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कितना प्रतिशत है? तो देखिए मात्र 2.4% ज़मीनी भारत के पास है विश्व के कुल क्षेत्रफल की, तो आप ध्यान रखें। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है?
तो देखिए एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय अपने मनीला में स्थित है। मनीला कहाँ है? अपने फिलीपींस में। क्वेश्चन 61 है, चमकीले विज्ञापनों में किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए चमकीले विज्ञापनों में अपने नियोन का उपयोग किया जाता है। नियोन का उपयोग। देखिए इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं, सिंगल प्रश्न भी ऐसा नहीं है जो पिछले एग्जामों में पूछा गया नहीं है। पीटीटी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं, पिछले पेपरों में आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लगभग 120 से ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन और जो भी टॉपिक बार बार एग्जाम में हाईलाइट रहते हैं, जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी हमने कवर कर लिए हैं। और हमारे चैनल से आप लगातार जुड़े रहिए, और भी जो भी टॉपिक से प्रश्न आते रहते हैं वो सभी आपको कवर करवाए जाएंगे। और इस वीडियो का आप अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप अंत तक इसको ज़रूर देखिए। निश्चित तौर पर आपको 10 से 15 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 62 है, वैश्विक उष्णता के लिए जिम्मेदार सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो देखिए वैश्विक उष्णता के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आरएसएस भी कहते हैं, आरएसएस की स्थापना किसने की? डॉक्टर के.बी. हेडगेवार ने की थी। कब की थी? 1925 में की थी, नागपुर में। 1925 में डॉक्टर के.बी. गेवार ने आरएसएस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका गया। ये किसके द्वारा फेंका गया था? तो देखिए भगत सिंह के द्वारा और बीके दत्त के द्वारा। बीके दत्त यानी कि बटुकेश्वर दत्त के द्वारा ये बम फेंका गया था। कब फेंका गया था? 8 अप्रैल 1929 को। नीति आयोग कब बना था? तो देखिए नीति आयोग ये बना था अपने 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष कौन होता है? ये पदेन प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। जो भी उस समय प्रधानमंत्री हो वह इसका अध्यक्ष होता है। और देखिए नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग का नाम बदलकर ही अपने नीति आयोग रखा गया। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस ने किसे राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो देखिए अपने मेगस्थनीज हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए मेगस्थनीज की एक पुस्तक भी पूछी जाती है, इंडिका। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगस्थनीज की। तो आप ध्यान रखें, मेगस्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? मीथेन होता है। भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? 73वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1993 में। तो आप ध्यान रखें 73वां संविधान संशोधन, इसके तहत भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत ये कहाँ से हुई थी? तो देखिए भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत नागौर का जो गांव है, बगदादी गांव, यहाँ से की गई थी। कब की गई थी? महात्मा गांधी के जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1959 के दिन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो आप ध्यान रखें। प्रश्न 70 है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो देखिए राज्यपाल की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। देखिए ये हमने देखा था अभी, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। और अपने मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। तो देखिए कौन कौन से भाग में है और इनसे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मौलिक अधिकार का वर्णन अपने भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है ये। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन अपने भाग 4 में किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक है इनका वर्णन, 36 से 51। और ये अपने आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य का वर्णन अपने भाग 4 क में किया गया है। और अपने 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसके तहत ये जोड़े गए हैं मौलिक कर्तव्य। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है, काफ़ी मोस्ट है, यहाँ से हर एक एग्जाम में प्रश्न आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो आप ध्यान रखें। और देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये भी बार बार पूछा जाता है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। तो आप ध्यान रखें। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? तो देखिए जनहित याचिका की श्रेय करने का शुरुआत जाता है अपने P.N. भगवती को। ये अपने भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश थे। 17वें मुख्य न्यायाधीश P.N. भगवती को। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो देखिए A.O. ह्यूम 1885 हमने अभी देखा है।
कांग्रेस की स्थापना में सुरक्षा कवच या फिर सेफ्टी वाल्व के रूप में किसको जाना जाता है? तो देखिए कांग्रेस की स्थापना में सुरक्षा कवच कह लो या फिर सेफ्टी वाल्व कह लो, लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो देखिए अपने तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। यहाँ पर आईपीएस अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। सरदार पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ये अपने फाथोमीटर कहते हैं। तो आप ध्यान रखें, समुद्र की गहराई नापने वाले यंत्र को। जीवित शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो देखिए जीवित शरीर में सबसे ज्यादा अपने कैल्शियम पाया जाता है। आलमगीर की उपाधि किसको दी गई है? तो आलमगीर की उपाधि से अपने औरंगजेब को नवाजा गया है, औरंगजेब। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको कहते हैं? तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता अपने राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो अपने राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी 1828 में। 1828 में। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? भारतीय डाक विभाग की स्थापना अपने 1854 में हुई थी। प्रश्न 84 है, कारखानों व वाहनों द्वारा छोड़ी जाने वाली हानिकारक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड। अंधेरी नगरी चौपट राजा नाटक की रचना किसने की है? तो अंधेरी नगरी चौपट राजा, इसके अपने रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई? तो देखिए स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में हुई है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इसकी स्थापना की है, स्वराज्य पार्टी की, 1923 में। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे भारत के? जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। और प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष पूछा जाए, उपाध्यक्ष ये कौन थे? अनंत शयनन। अनंत शयनन आयंगर, ये अपने प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री अगर पूछा जाए, भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर। और देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री पूछ ले, गृह मंत्री कौन थे? तो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के अगर पूछ ले प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु का सिर औरंगजेब के आदेश पर चांदनी चौक पर काट दिया गया था? तो देखिए गुरु तेग बहादुर का सिर औरंगजेब के आदेश पर चांदनी चौक पर काट दिया गया था, गुरु तेग बहादुर। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है अभी? ओम बिरला। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछ ले तो एनी बिसेंट थी। और देखिए इसी तरह अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। ये दोनों आप ध्यान रखें। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अपने असम राज्य में स्थित है। और ये अपने एक सिंग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंग वाले गेंडे या फिर भारतीय गेंडे आ जाए, भारतीय गेंडे दोनों एक ही बात है। इसके लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये अपने असम राज्य में है। क्वेश्चन 94 है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के इसके लिए जिम्मेदार है, विटामिन के। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपने मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं? तो देखिए बादल अपने शोभ मंडल में अवतरित होते हैं। शोभ मंडल में बादल अवतरित होते हैं। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो देखिए सामूहिक रूप से अगर पूछे तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। और व्यक्तिगत रूप से अगर पूछ ले तो ये अपने राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं। तो आप ध्यान रखें सामूहिक रूप से अपने हो जाएगा लोकसभा। प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो फतेहपुर सीकरी में रहते थे अपने सलीम चिश्ती। टका कहाँ की मुद्रा है? तो देखिए टका मुद्रा अगर पूछ ले कहाँ की है? बांग्लादेश की मुद्रा है अपने टका। तो आप ध्यान रखें। भारत का सबसे बड़ा घंटाघर निहाल टावर कहाँ स्थित है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा घंटाघर निहाल टावर अपने धौलपुर में स्थित है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार कौन है? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल अपने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार हैं। सांची क्यों विख्यात हैं? तो देखिए सांची क्यों विख्यात हैं?
सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण, सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के कारण ये सांची विख्यात हैं। साफीनाथ उल औलिया के लेखक कौन है? तो देखिए साफीनाथ उल औलिया के लेखक अपने दारा सिखो हैं, दारा सिखो। गरवा जनजाति कहाँ की है? तो देखिए गरवा जनजाति अपने मेघालय राज्य की है, मेघालय की। भारत में गरम दली आंदोलन का पिता किसको कहा जाता है? तो देखिए गरम दली आंदोलन का पिता अपने बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को गरम दली आंदोलन के पिता कहा जाता है भारत में। अगला प्रश्न है, इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं? तो देखिए कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अपने लोकसभा के अध्यक्ष या फिर स्पीकर करते हैं, तो आप ध्यान रखें लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय थल सेनाध्यक्ष कौन थे? तो देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय थल सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल A.S. वैद्य। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। पंजाब के जो अमृतसर स्वर्ण मंदिर है वहां पर खालिस्तान समर्थकों को हटाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। थल सेनाध्यक्ष कौन थे उस समय? A.S. वैद्य 1984 में। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1784 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो देखिए 2001 में हुआ था भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला, 13 दिसंबर 2001 में। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार कहाँ बनी? तो देखिए भारत में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार केरल में बनी थी, केरल में 1957 में, तो आप ध्यान रखें। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो देखिए महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद जिला है यहाँ पर अजंता की गुफाएं स्थित हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन के समय। विश्व हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पर दो टाइप के प्रश्न बनते हैं, आप ध्यान रखें। विश्व हरित क्रांति के जनक अगर पूछ ले तो नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व हरित क्रांति के जनक हैं, और भारत में हरित क्रांति के जनक अगर पूछ ले तो एम.एस. स्वामीनाथन है, एम.एस. स्वामीनाथन। दोनों बात को आप ध्यान रखें, दोनों अलग अलग हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको भेजता है? तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र अपने लोकसभा उपाध्यक्ष को भेजता है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राष्ट्रपति नहीं होगा, इसका क्या होगा? लोकसभा उपाध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष तो अपना त्याग पत्र भेजता है अध्यक्ष को, और अध्यक्ष भेजता है अपने उपाध्यक्ष को, आप ध्यान रखें। ये भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत सैनम अयंगर, अनंत सैनम अयंगर अपने भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे। भारत की ताज़ा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की ताज़ा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील, वुलर झील जो अपने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी लेगुन झील कौन सी है? तो लेगुन झील अगर पूछ ले तो कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ अपने उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में। पेंगोंग झील ये कहाँ स्थित है? देखिए काफ़ी हाईलाइट रही है अभी, भारत और चीन का भी सीमा विवाद जो चला था, इसमें आपका पेंगोंग झील आपने नाम काफ़ी बार सुना होगा, तो अपने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है पेंगोंग झील, तो आप ध्यान रखें पेंगोंग झील अपने लद्दाख में है। तो दोस्तों ये थे अपने पीटीटी के पिछले एग्जामों के महत्वपूर्ण प्रश्न। एक साथ सारे के सारे प्रश्न हमने इस वीडियो में देख लिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए और भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको हम लगातार इस चैनल पर कवर कर रहे हैं, तो आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और देखिए इस वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखिए, ताकि इस वीडियो से कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपके कभी गलत नहीं हो। और देखिए इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। मैं बहुत कम बोलता हूँ शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, लेकिन इस वीडियो में काफ़ी मेहनत लगी है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।